गाड़ी के डब्बों में बहुत मुसाफिर नहीं। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वे लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसने लगते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। डब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने मेरे सामने ऊपर वाले बर्थ पर बैठा हुआ था। मेरे बगल में एक दुबला पतला बाबू बैठा हुआ था। वो पठान बड़ा हंसमुख स्वभाव का लगता था, क्योंकि उसका और उस दुबले बाबू का आपस में पश्तो में कुछ बातें होती थी, और इसी वजह से मैं ये जान पाया था कि वो दुबला बाबू शायद पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। मेरे सामने दाहिने कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बड़ी देर से बैठी माला जप रही थी। बस यही कुछ मुसाफिर रहे होंगे डब्बे में। संभव है 2-1 मुसाफिर और रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में जान पड़ रहा है, और जो जो भविष्य के पट खुलते जाते वो झुटपुटा और गहराता चला जाता था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछते, ओ भाई एक गलत दसो, पाकिस्तान बन जाने के बाद जिन्ना साहब बंबई विच रहेंगे कि पाकिस्तान विच रहेंगे? और मैं बार बार एक ही जवाब देता, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे थे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता कि शायद देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब मेरे सामने ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से नान रोटी का टुकड़ा और नरम नरम मांस निकालकर अपने साथियों में बांटने लगा। हंसी मजाक के वातावरण में उसने नान रोटी का टुकड़ा और वो मांस दुबले बाबू की ओर बढ़ाते हुए खाने का आग्रह करने लगा था। ओ काले बाबू, ताकत आएगी, वो आम जैसा हो जाएगा, वो बीवी भी तेरे से खुश रहेगी, और काले दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डब्बे में क्या कहा उठा, मगर उस दुबले बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराकर चुप हो गया। इस पर दूसरे वाले पठान ने चहक करके कहा, ओ खंजीर का तुम, इधर तुमको कौन देखता है? वो हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से ले ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। इस पर तीसरे पठान ने चहक के कहा, अरे खंजीर का तख्म, ओ भाई इधर तुम्हें कौन देखता है? खोचे काले, और हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा, सच्ची खा ले खुदा कसम। अब भाई तुम लोग सो के उठे और खाने लग गए, हाथ तक नहीं धोए। स्थूल काय सरदार जी बोले। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। अब भाई तुम लोग सो के उठे और उठते ही खाने लग गए, हाथ तक नहीं धोए। ऐस वजह से या दुबला बाबू नहीं लेता और कोई गल नहीं है। ओ बाबू, वो तू मांस नहीं खाता है, वो कैसा आदमी है? वो एक काम करो,
तुम अगले स्टेशन पे उतर जाना और जाके जनाना डब्बे में बैठ जाना। तभी गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकी थी। नए मुसाफिरों का रेला अंदर आने लगा था। कौन सा स्टेशन है ये, किसी ने पूछा। वजीराबाद। मैंने बाहर झांककर देखते गाड़ी वहां थोड़ी देर खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना। मेरे साथ वाले डब्बे में से एक आदमी उतरा और बाहर प्लेटफॉर्म पर जाकर लोटे में नल से पानी भरने लगा। वो पानी भर ही रहा था कि वो भागकर अपने डब्बे में वापस आया। प्लेटफॉर्म पर 3-4 और लोग रहे होंगे, वे सभी भाग कर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आए। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली है। इस तरह भागते लोगों को मैं देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी मैं भांप गया। तभी पिछले दरवाजे की ओर से कोई शोर हुआ। वो दरवाजा जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। शायद कोई मुसाफिर अंदर आना चाह रहा था। अरे, और डब्बे में बैठे यात्री उसका विरोध कर रहे थे। अरे भाई, कौन चला रहा है अंदर घुसे, बाहर निकालो इसको, डब्बे में जगह नहीं है। तभी दरवाजे में से एक मैले कुचैले और चिकट कपड़ों वाला आदमी अंदर आता हुआ नजर आया। ओ, बहुत ही बदरंग कपड़े थे उसकी लटकती मूछें भी थी। जरूर कहीं वो हलवाई की दुकान पे काम करता होगा, लेकिन यात्री उसका विरोध कर रहे थे। ओ भाई, अरे कहां चले आ रहे हो भाई, जगह नहीं है डब्बे में। तभी दरवाजे में से वो आदमी बड़ा सा संदूक अंदर घसीटते हुए अंदर आने लगा। भाई थोड़ी जगह दो। वो अपने पीछे किसी से कुछ कहे जा रहा था। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ। तभी दरवाजे में से एक दुबली पतली सूखी सी औरत अंदर आती हुई नजर आई। उसके पीछे एक 16-17 बरस की सांवली सी लड़की भी आई, जो संडास के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। इस पर यात्री और आग बबूला गए। अरे बड़ा क्या भाई, ये क्या तरीका है, अंदर घुसे चले आ रहे हो, देख रहे हो डब्बे में जगह नहीं है। अरे और नहीं तो मतलब औरत जात को भी उठा ले आए, मतलब दिमाग है नहीं तुम्हारे पास बिल्कुल भी। मगर उस आदमी के पास यात्रियों से उलझने का वक्त नहीं था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां खींचने लगा। उसने यात्रियों से कहा, टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं है। बहुत लाचारी है, शहर में दंगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा। इतना सुनते ही डब्बे में चुप्पी छा गई। मगर ऊपर बैठे वाले पठान की सहन क्षमता चुप गई और उसने आदमी से कहा, अरे खोचे, तुम बाहर निकलो, खंजीर का तुम, हम तुमको अंदर बैठने नहीं देगा। और उसने आमने देखा था और ऊपर से उस आदमी के लात जमा दी। मगर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में जा लगी और वो वही हाय हाय करती हुई बैठ गई। इस पर डब्बे में मौन छा गया और वो पठान शांत नहीं हुआ। उसने कहा, ओ खच्चे, इस आदमी को बाहर निकालो, मैं ऐसे आदमी को डब्बे में बैठने नहीं देगा, खंजर का तख्म, बाहर निकलो। इस पर नीचे वाले बर्थ पर बैठे पठान ने, जो ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान का साथी था, उस आदमी का बक्सा उठाकर उसने दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। अरे छूट गया, मेरा सामान छूट गया भाई, मेरा सामान छूट गया। पिताजी सामान छूट गया पिताजी। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सर से पैर तक, अरे उतरो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। वो आदमी अपना सामान दरवाजे में से बाहर धकेलता हुआ नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी
कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती हुई नीचे उतर। उसके पत्नी के कलेजे में चोट लगने पर कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप, सब मौन। उन पठानों का विरोध कर पाने की क्षमता किसी में नहीं। कौन सा स्टेशन है ये? किसी ने पूछा। मैंने बाहर झांक कर देखते हुए कहा, वजीराबाद। नाम सुनते ही डब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी पहले से ज्यादा गहरी और ज्यादा शंकित सी हो गई। मैंने डब्बे में घूम के देखा, उस दुबले बाबू का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो घबराकर शंकित सी नजरों से सामने की ओर देखे जा रहा था। और सरदार जी उठकर अपनी सीट पर से आकर मेरी सीट पर बैठ गए। नीचे बैठा पठान ऊपर जाकर अपने दो साथियों के साथ बैठ गया और नीचे बैठे यात्रियों को बराबर देखे जा रहा था। सभी की आंखें पहले से ज्यादा शंकित, ज्यादा खुली हो गई। गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी। वहां भी सन्नाटा, चुप्पी, बिल्कुल मौन। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लागे आया और यात्रियों को पानी पिलाने लगा। और पानी पी लो भाई, पानी पानी पियो, पानी 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 पी लो पानी। औरतों के डब्बों में से औरतों और बच्चों के बहुत सारे हाथ बाहर निकाल आए पानी पीने के लिए। ओ भाई बहुत मार काट हुई है, दंगा हुआ है, लो पानी पी लो, पानी पी लो। लगता है इस मार काट में वो भिश्ती अकेला पुण्य कमाने चला आया। गाड़ी आगे बढ़ी, तभी सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। किसी अज्ञात आशंकावश वो दुबला बाबू चुपचाप सीधा तन कर बैठ गया। दूर तक गाड़ी की गड़गड़ाहट के साथ साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने की आवाज आने लगी। तभी किसी अज्ञात आशंकावश वो दुबला बाबू उठा और सीट के नीचे फर्श पर लेट गया। इस पर ऊपर बैठे पठान ने उसकी ठिठोली की, अरे बेगैरत, कैसा आदमी है तू, और सीट का नीचे लेटता खोचे तो मर्द का नाम को बदनाम करता है। ओए बाबू, तुम एक काम करना, अगला स्टेशन पे उतर जाना और जाके जलाना डब्बे में बैठ जाना। मगर उस बाबू की हाजिर जवाबी कंठ में ही सूख चली। वो हकला के चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो उठा और अपने सीट पर जाकर बैठ गया और बहुत देर तक अपने कपड़ों की धूल झाँक। वो क्यों उठ करके फर्श पर से नीचे लेट गया था जमीन पे? शायद उसे लगा था कि बाहर से गाड़ी पे पथराव होगा या गोली चलेगी। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर कट रहा था। सभी चुप, स्तब्ध, मौन। हो सकता है कि किसी यात्री ने किसी कारणवश खिड़की के पल्ले चढ़ाए हो और उसकी देखा देखी बगैर कुछ सोचे समझे सारे यात्रियों ने धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ा दिए। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। सभी गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए। उन पठानों से भी बात करने वाला कोई था नहीं, लिहाजा वो भी चुप थे। एक पठान ने अपने बास्केट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाल ली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य दोनों पठानों ने भी यही किया। वो बुढ़िया वो भी अब बोलना उसने बंद कर दिया था। हाँ, उसके होंठ बुदबुदाते हुए नजर आते थे। खैर, अचानक से वो दुबला बाबू हड़बड़ाया और खिड़की में से बाहर झांक कर देखने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, हरबंस पूरा निकल गया है। वो बहुत जोर से चिल्लाया था।
तभी ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने फिर से उसकी ठिठोली की। आ बेगारत बच्चे चिल्लाता क्या को है? इधर उतरेगा, हम जंजीर खींच दो। खंजीर का तख्म। जाहिर सी बात है वो पठान हरबंशपुरा के नाम और उसकी स्थिति से वाकिफ नहीं। गाड़ी धीमी और समतल रफ्तार से बढ़ी चली जा रही। रात गहराने लगी थी, लिहाजा नींद में मैं भी ऊँघने लगा। तभी अचानक वो दुबला बाबू उठा और खिड़की में से बाहर झांक कर देखने लगा और वो हड़बड़ा कर बोला, शहर आ गया है। वो लगभग उत्तेजित सा था। यात्री चौंके और वो उछल कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, अमृतसर आ गया है। और उसने पठान की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे आप पठान के बच्चे नीचे उतर, नीचे उतर, तेरी माँ का साला हिंदू औरत को लात मारा था ना, हिंदू औरत को लात मारता है, नीचे उतर, मैं तेरी लात न तोड़ दूं तो मादर साला। वो पठान हड़बड़ा गया। वो चौंक कर दुबले बाबू की ओर देख कर उसने कहा, ओ खोचे, आपको क्या बोलता है? अब कुछ किया क्या? कुछ किया? साले अपने घर वजीराबाद में तो शेर बनता था, हरामजादे। बोल, अब अमृतसर आ गया है, नीचे उतर मादर साला, उतर तेरी माँ का साला। ओ खोचे, इधर देखो हम क्या किया। और सब उसको बाहर निकालता था, हम भी उसको बाहर निकाल दिया। तुम इधर हमको गाली देता, हम तुम्हारा जबान खींच लगा। गाली देता मादर साला, तेरे उस पठान बनाने वाले की ऐसी की तैसी। नीचे उतर माँ का साला मादर। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पे रुकी। प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था और सभी डब्बे में से अंदर झांक झांक कर एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, ओ भाई साहब, पीछे कहाँ क्या हुआ है? कहीं दंगा हुआ है क्या? सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि पीछे क्या है, कहीं पे दंगा हुआ है। तभी डब्बे के बाहर 2-3 पठान और प्रकट हो गए और डब्बे के अंदर झांक कर अपने पठान साथियों को ढूंढने लगे। मैंने घूम के देखा, अरे वो दुबला बाबू कहाँ गया? वो दुबला बाबू न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरा माथा ठनका। वो गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था, कहीं कुछ कर न बैठे। तभी अंदर डब्बे में बैठे तीनों पठान व्यापारी अपनी अपनी गठरी उठाकर नीचे उतरे। उन्होंने आपस में पश्तो में कुछ बातें की और वो तीनों व्यापारी बाहर चले गए और अपने पठान साथियों के साथ अगले डब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डब्बे के स्तर पे हो रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पे होने लगा। तभी अचानक मुझे वो दुबला बाबू आता हुआ नजर आया। मैंने दूर से देखा, वो बहुत तेजी से आ रहा था। वो और नजदीक आया तो मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ था, अभी भी वो गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था। वो और नजदीक आया तो मैंने देखा उसने अपने हाथ में एक छड़ उठा रखी है लोहे की, न जाने वो छड़ उसे कहां से मिली। जब वो डब्बे के अंदर आया तो अपनी सीट के पास आकर बैठने से पहले उसने छड़ को हौले से सीट के नीचे सरका और उसने पठान को देखना चाहा। कहां गए, कहां गए, कहां गए वे सब के सब? भाग्य साले सब मादर साला। तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? तुम लोग सब बुज़दिल और कायर हो। साले हरामजादे पठान। वो बाबू गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था, बराबर बड़बड़ाए जा रहा था और अपनी सीट पर तन कर सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा खुली थी, वो अभी भी गुस्से में था। गाड़ी अपनी समतल धीमी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर करने लगा। रात गहराने लगी थी, मुझे भी नींद ने घेर लिया।
डब्बे में लेट पाने के लिए जगह तो थी नहीं, सो बैठे बैठे ही मैं ऊँघने लगा। कभी कभी झटके से मेरी नींद खुलती तो डब्बे का अंदर का नजारा आड़ी तिरछी मुद्राओं में बैठे यात्री, ऐसा लगता जैसे डब्बा लाशों से भरा पड़ा है। विभत्स सा मंजर। मेरी नजर उस दुबले बाबू की ओर पड़ी। वो अभी भी सीधा तन कर बैठा हुआ, कभी खिड़की के बाहर देखता तो कभी डब्बे के अंदर। इसी प्रकार एक बार नींद में जब मैं ऊँघ रहा था, अचानक मुझे कुछ खरोंचने की आवाज आई। मैंने अनदेखा किया। मुझे फिर से कुछ खरोंचने की आवाज आई। मैंने दरवाजा की ओर देखा, दरवाजा तो बंद। मैंने इस बार स्पष्ट सुना कोई लाठी से दरवाजा पटपटा रहा। मैंने खिड़की में से झांक कर देखना चाहा। अरे अरे, ये तो सचमुच एक आदमी दरवाजे की 2 सीढ़ियां चढ़ाया था। और हाँ, गाड़ी अभी धीमी रफ्तार से चल रही थी, उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लेकिन वो आदमी, हाँ, उस आदमी ने ये गठरी उठा रखी थी। बदरंग और मैले कुचैले चिकट कपड़े थे उसकी लटकती मूछें भी थी और दाढ़ी भी थी। वो अपने पीछे किसी से कुछ कह रहा था। आ जाओ और तुम भी चढ़ जाओ, जल्दी आओ। मैंने उचक कर देखा, अरे उसके पीछे एक दुबली पतली सूखी सी औरत दौड़ती हुई भागती हुई गाड़ी के साथ बराबर चली आ रही थी। उसने 2 गठरियां उठा रखी थी और वो आदमी डब्बे के अंदर मुंह लगाकर गुजारिश कर रहा था, ओ बाबू दरवाजा खोलो बाबू, खुदा का कसम, ओ दरवाजा खोलो बाबू, हमारे साथ औरत जाते, ओ गाड़ी छूट जाएगी बाबू। तभी मैंने उस दुबले बाबू को देखा। वो गुस्से में तमतमा कर दरवाजे के पास गया और दरवाजे की खिड़की में से मुंह लगाकर उसने कहा, कौन है? अरे नीचे उतर, जगह नहीं है डब्बे में, नीचे उतरो, उतर नीचे। ओ बाबू, ओ बाबू, खुदा का वास्ता है तुम्हें दरवाजा खोलो, हमारे साथ में औरत जाते, गाड़ी छूट जाएगी बाबू, दरवाजा खोल लो बाबू। कहा ना नीचे उतर, डब्बे में जगह नहीं है, बट। और तभी उस बाबू ने दरवाजा खोल दिया। वो आदमी अंदर आया और अचानक उस बाबू ने उस छड़ से भरपूर प्रहार किया उस आदमी पर। हर हर महादेव! वो आदमी, वो तो हिल भी नहीं पाया। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो अभी भी मजबूती से डंडरा पकड़े हुए था दरवाजे का। उसके कंधे की गठरी लटक कर उसके केहूनी पे आ गई। उसकी आंखें मूंदती जा रही थी। वो अधमूंदी आंखों से दुबले बाबू की ओर देख रहा था, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा। और कौन है ये आदमी? और किस अदावत का बदला लिया है इसने? और इसने मुझे क्यों मारा? खुदा बंद करिए। उसकी पत्नी, वो अभी भी गाड़ी के साथ बराबर भागती चली आ रही थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। वो यही समझ रही थी कि उसका पति बोझ के कारण डब्बे पर चढ़ नहीं पाया। उसकी पत्नी अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर पायदान पर टिकाने की कोशिश कर रही। सहसा वो आदमी लड़खड़ाया और कटे पेड़ की भांति जा गिरा।
नमस्कार दर्शकों, यहीं पे हमारा ये नाटक समाप्त होता है। बहुत सारे साथी हमारे देख रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अवधेश वो देख रहे हैं हमारे नाटक को। अमित रोशन, मैं देख पा रहा हूँ कि अमित रोशन भी हमारे नाटक को देख पा रहे हैं, और भोला वसंत, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जो कि मौजूद हैं, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सर। लोगों का कमेंट्स आना शुरू है। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे इस नाटक को देखा और हमारा उत्साह वर्धन किया, क्योंकि आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहां सारे लोग निराश हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में हम रंगकर्मी, जहां से हम लोगों को ऊर्जा मिला करती थी, और वह साधन जब हमारे हाथ से छीनता चला जा रहा था, जब हमारी सोच के आगे एक अंधकार सा छा गया था कि पता नहीं हम आपके बीच आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो उस समय हमने इस डिजिटल माध्यम का सहारा लिया और हमने एक कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना इस माध्यम से अपने दर्शकों के साथ जुड़ा जाए। तो मैं तमाम दर्शकों का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और कल ठीक इसी समय यानी 3 बजे से हमारा दूसरा नाटक शुरू होगा। हमारे रंगनायक द लिफ्ट थिएटर के फेसबुक पेज से ही आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे कल के नाटक को जरूर देखें। कल का नाटक पिता, जिसको कि निर्देशित किया है दीपक सिन्हा, और इसमें जो कलाकार सोलो परफॉर्मेंस करेंगे यथार्थ सिन्हा, उनके ही लड़के हैं, और हमारी टीम का सबसे छोटा सदस्य कल आपके बीच उपस्थित होंगे। और आज के नाटक में जो अभिनेता रोल कर रहे थे, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मोहित मोहन, आपने देखा मोहित मोहन का एकल परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस, और यथार्थ सिन्हा जो कि बैकग्राउंड जो साउंड आप देख रहे थे उसमें सहयोग दे रहे थे मोहित मोहन का नाटक में। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पर जो हमारे जो सचिव हैं संस्था के, श्री दीपक सिन्हा जी, जिनको कि आप सुन चुके हैं, जिन्होंने संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी। साथियों, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इस नाटक के निर्देशक जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया है वो हमारे बड़े भाई सचिन भैया, इनके लिए एक बार तालियां। अब श्री दीपक सिन्हा जी। बस बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सचिन ने जिस तरीके से इसका निर्देशन किया और मोहित और यथार्थ ने जो दम लगाया, आपने उसको देखा और मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी देख रहा था फेसबुक पर उधर जाके, मैंने देखा कि आप सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे। अवधेश जी भी थे, हमारे गुरुदेव, और अंकिता को भी मैं देख रहा था, और भी तमाम रंगर भी देख रहा था। मैं जेएनयू से, दिल्ली की जेएनयू से हमारे साथी अजय भी देख रहे थे, उन्होंने भी लगातार इसको देखा है। और भी कई साथी हमारे यहाँ देख रहे थे। शिवेता वर्मा को मैं देख रहा हूँ, वो देख रहे थे। राजू कुमार रंजन जो हमारे आरा के साथी, कल जिनकी प्रस्तुति आपने देखी थी, वो हमारे बीच थे। ऋषभ सिंह हमारे बीच मौजूद थे। इन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, लगातार ये देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।